सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। क्लास लगभग 4-5 दिवस स्थगित रही, जो कि मैं निजी कारणों से बाहर था। इस मध्य मैंने करंट अफेयर्स का एक सेट आप सभी तक पहुंचा दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसे लिखा होगा। इतिहास की कड़ी में पिछले क्लास में हम सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन की कड़ी में आगे बढ़ रहे थे और इस खंड में आज का जो टॉपिक होना था वह आर्य समाज से शुरू होना था। पिछले क्लास को हमने प्रार्थना समाज पर जाकर रोक दिया था। एक बार आप भी मिला लेंगे अपनी कॉपी से तो याद आ जाएगा। ठीक है। आर्य समाज के बाद मैंने कहा था कि पारसी धर्म समुदाय को भी देखना आवश्यक होता है और इसमें एक दो और ऐसे तथ्य हैं और उसके बाद इसका बूस्टर फैक्ट शुरू हो जाता है। इसके बाद हम 1857 की क्रांति को देखते हैं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना को देखते हैं और वहां से हम 1900 के बाद के काल में यानी गांधी युग की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। कक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक रहेगा आर्य समाज। अपने अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए, इसी पर आज की चर्चा होगी। आज का टॉपिक है आर्य समाज। इसको हेडिंग बना लीजिए। अब जैसे नाम से ही क्या है, अस्पष्ट है। अस्पष्ट क्या है? आपने देखा कि जब 1813 का एक्ट पारित हुआ, उस एक्ट में हमने पढ़ा कि बोर्ड दो भागों में बंट गया था। जो एक भाग था, उस भाग में हम देखते हैं कि 5 लोग थे जो प्राच्य भाषा के, भारतीय भाषा के समर्थक थे। वे कह रहे थे कि शिक्षा पद्धति को भारतीय परंपरा के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो 5 लोगों का एक दूसरा मेंबर था, बोर्ड का मेंबर था, वो कह रहा था कि ब्रिटिश शिक्षा ही क्या है, पाश्चात्य शिक्षा ही देश के भविष्य को बेहतर बना सकती है। भारतीय शिक्षा में वो ताकत नहीं बची इसे आगे बढ़ा सके। इस द्वंद्व में आपने देखा कि कालांतर में पाश्चात्य शिक्षा का ही मॉडल पास हुआ था और उस मॉडल की कड़ी में आपने यह भी देखा कि कई विश्वविद्यालय बने, ठीक है, स्कूल्स बने और बाद में राम मोहन रॉय जैसे विचारक भी आए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उन्होंने आंग्ल शिक्षा का समर्थन किया। लेकिन इसी कड़ी में एक व्यक्ति हुए महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौट चलो। उनका मानना था कि जो भारत की प्राचीन विधि है, शिक्षा विधि है, वही विधि इस देश को बेहतर बना सकती है। उनका यह मानना था और उन्होंने इसी तथ्य को आगे बढ़ाने के लिए, इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की और कालांतर में कई आश्रम भी बनाए। इसी पॉइंट को आज हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, क्षेत्र में महाराष्ट्र ब्रैकेट में मुंबई, क्षेत्र में महाराष्ट्र ब्रैकेट में मुंबई। आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से इसका अभ्युदय हुआ। मुंबई लिख देंगे। ठीक है। क्षेत्र में महाराष्ट्र। ठीक है। लिखिए, भारत का मार्टिन लूथर, उपनाम को याद रखना है। भारत का मार्टिन लूथर, कॉमा कॉमा वेदों की ओर लौट चलो का नारा देने वाले, वेदों की ओर लौट चलो का नारा देने वाले, कॉमा शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक, शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक। एक साथ सारी बातें याद रख लीजिए। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक, ठीक है, कॉमा
हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले और स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले, और स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले, कौमा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। यह रचना हिंदी में है, ध्यान रखना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक तथा तथा बिरजानंद के शिष्य, तथा बिरजानंद के शिष्य, बिरजानंद के शिष्य, कौमा, छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध करने वाला व्यक्ति, छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध करने वाला व्यक्ति, छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध करने वाला व्यक्ति तथा तथा भारत भारतीयों का, एक नारा है, ध्यान रखेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। भारत भारतीयों का, भारत भारतीयों का नारा देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की, एवं उन्होंने कहा कि स्वशासन सबसे बेहतर है, स्वशासन सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है, ठीक है। नीचे लिख दीजिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। इतनी सारी बातों को एक साथ याद रख लेंगे, कुछ भी पूछ सकता है, चाहे शुद्धि आंदोलन आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि स्वराज की बात किसने की, यह पूछ सकता है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि वेदों की ओर लौटने का नारा किस व्यक्ति ने दिया, किसने कहा कि भारत भारतीयों का है। तो सभी बातें एक पॉइंट में हमने लिखवा दिया। अब ध्यान रखेंगे, इसके ठीक 2 साल के बाद 1877 में जो आर्य समाज के सिद्धांत थे, इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया और मुख्यालय को लाहौर शिफ्ट किया गया उसके बाद, क्योंकि वो उस काल में पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, स्थापना के 2 वर्ष के बाद, स्थापना के 2 वर्ष के बाद 1877 में 1877 में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बनाया गया। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बनाया गया एवं
एवं इसके नियम और सिद्धांत बंबई में बनाए गए थे। इसके नियम एवं सिद्धांत बंबई में बनाए गए थे। बनाए गए थे। ठीक है, यह हुई बेसिक बातें। अब देखिए, दो तरह की विचारधारा साथ साथ चल रही है। एक तरफ जो पाश्चात्यवादी हैं, जो आंग्लवादी हैं, जो मानते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा ही इस देश का उद्धार कर सकती है, उनकी अपनी विचारधारा है इस देश में। और एक तरफ क्या है, प्राच्यवादी हैं, जो मानते हैं कि प्राचीन भारतीय परंपरा को यदि जीवित रखा जाए तो देश का विकास हो सकता है। और उस समय की बात ही नहीं, बल्कि आप आज भी देखेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी दो तरह के लोग हैं। ठीक है, एक अंग्रेजी को मानने वाले और एक हिंदी को मानने वाले। ऐसे ऐसा एक वर्ग है भारत में जो सदैव से ही अंग्रेजी का विरोध करता रहा है। वो कहता है कि जो हमारी पुरानी रीति रिवाज है, जो वैदिक कल्चर है, उसी पर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि बीजेपी के सरकार में आने के बाद आपने देखा है कि कई चीज़ों का नाम बदला गया। ठीक है, और देखिएगा कि संस्कृत की तरफ देश के हर एक बिंदु को ले जाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत हद तक सफल भी हुआ। लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसे वहां पर सफल नहीं होने दिया। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने सफल नहीं होने दिया इस तथ्य को। लेकिन आप देखेंगे फिर भी सरकार का जोर है कि हिंदी में पढ़ाई शुरू की जा सके। आईआईटी का जो ये आईआईटी का जो पाठ्यक्रम था उसको भी हिंदी में डिजाइन कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो एक अंग्रेजी वाला वर्ग है, वह वर्ग क्या है, आज भी ऊपर है। और वह वर्ग मानता ही नहीं है कि हिंदी क्या है, उच्च स्तर की भाषा है। तो अंग्रेजी को भारत में स्किल का दर्जा प्राप्त है आजकल। ये मैं कई बार कहता हूँ। अभी जो स्थिति है बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं कल फ्लाइट से आ रहा था और आपको बता दूं, है तो दुखद लेकिन बता देता हूं। जब हम टिकट लेकर फ्लाइट में एंट्री करते हैं, वहां पर एक अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि कितने सीरियल से कितने सीरियल के लोग आएंगे। उसमें मैंने देखा कि एक कर्मचारी, एक महिला कर्मचारी मोबाइल में देखकर अंग्रेजी में अनाउंसमेंट कर रही थी, दरभंगा में। मैं पूछता हूं क्या जरूरत है कि नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में बिहार हिंदी पट्टी है। आप देखिएगा कि बिहार में प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू को बना दिया है। अंग्रेजी तो कहीं नहीं है। और जब इंग्लिश नहीं आता है तो मोबाइल में देखकर गलत सलत लाइन को पढ़ते हुए किसी तरह से, है ना, और जबरदस्ती, चूंकि उसकी नौकरी ही वही है, उसको कहा गया है उसको इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, और वो इंग्लिश में कहे जा रही है। कहाँ हैज लगेगा कहाँ हैव लगेगा इसका भी पता नहीं है। अनाउंसमेंट हो रहा है और लोग कुछ नहीं समझते हैं। लोगों को कुछ पता ही नहीं है। उनको पता है कि टिकट दे दिया है, वो है काउंटर, वहां स्कैन कर रहे हैं, वहां दिखाकर जाना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये जो कल्चर है, ये क्या है? लोग कहते हैं कि हवाई जहाज क्या है, एलिट लोगों का है, अभिजाति वर्ग का साधन है। तो वहां पर क्या चलेगा? इंग्लिश चलेगा। जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 60% लोग इंग्लिश बोलने में बिल्कुल ही ठीक नहीं है, दक्ष नहीं है। हो सकता है कि 40% लोगों को इंग्लिश आती हो। वहां भी मैं समझता हूं कि 10% लोग या 15% लोग ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। तब भी क्या है, दबाव है, हिंदी नहीं बोल सकते, क्योंकि सबको हिंदी आती है। ठीक है, और जब कोई स्थिति खराब हुई, कुछ हुआ, तो फिर सब हिंदी में बात करने लगता है। ये आश्चर्य की बात है। जैसे मैंने देखा कि किसी से पैसा लेन देन में होता है ना कई बार, कि भोजन मंगवा लिया, पैसा लेन देन में कम अधिक हो गया, तब फिर हिंदी में बात होने लगता है। तब इंग्लिश में बात नहीं होता है। मूल मुद्दों पर आकर हिंदी में बात होता है। ठीक है, झगड़ा होगा तो क्या होगा, फिर वो हिंदी में हो जाएगा। सारी गालियां हिंदी की होंगी, फिर अंग्रेजी का नहीं होगा एक भी। लेकिन प्रोफेशनली अंग्रेजी बोलना है। तो ये चीज आज भी हावी है। और ऐसा माना जाता है कि किसी देश में विदेशी भाषा का बढ़ता हुआ दबाव उस देश को तकनीक के क्षेत्र में भी पीछे ही ले जाता है। जिसका उदाहरण है कि हमसे आगे बढ़ गए कुछ देश, जैसे चीन, जापान वगैरह, अपने देश में अपने लोकल रीजनल लैंग्वेज को अपना लिया है। तो हमसे तो अधिक ही बेहतर है, हमसे अधिक तरक्की में। हम उसको पकड़ नहीं पाए हैं अभी तक ठीक से, पीछे ही हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो दो तरह की विचारधारा बड़े लंबे समय से आ रही है। राम मोहन रॉय वर्सेस स्वामी दयानंद सरस्वती पहले से चला रहा है। अब इनके क्या सिद्धांत थे, इसको भी समझना है। तो लिख दीजिए, आर्य समाज के सिद्धांत। आर्य समाज के सिद्धांत। ठीक है, पहला,
पहला लिख दीजिए, ईश्वर निराकार, ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, निर्विकार, निर्विकार और अजन्मा है। ठीक है, चार बातें। अब दूसरी बात क्या है इसमें? तो दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया कि वेद सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और वेदों की शिक्षा अजन्मा है। अजन्मा मतलब होता है इसका जन्म नहीं हुआ है, सतत है। ठीक है, कांस्टेंट है, अजन्मा। अब दूसरा सिद्धांत क्या दिया? दूसरा सिद्धांत दिया कि वेद सर्वोपरि है और हम अपने शिक्षण संस्थानों में वेदों की शिक्षा अनिवार्य रूप से देंगे। आज आप देखेंगे उसी के मॉडल पर डीएवी स्कूल चलता है, दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, उसने थोड़ा उसमें संशोधन कर दिया, एंग्लो को जोड़ दिया कि हम अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे और वैदिक भी पढ़ाएंगे। लेकिन पहले यह क्या था? पूर्णतः वैदिक ही था। दूसरा लिख दीजिए इसमें, सेकंड लिखिए, वेद सर्वोपरि हैं, वेद सर्वोपरि हैं और इनको पढ़ना और पढ़ाना आर्यों का धर्म है। वेद सर्वोपरि हैं और इनको पढ़ना और पढ़ाना आर्यों का परम धर्म है, परम धर्म है। ठीक है, आपको मैंने एक सिद्धांत पढ़ाया था जो व्हाइट्स अपने लिए प्रयोग करते थे ब्लैक्स के विषय में। वो सिद्धांत क्या था? अंग्रेज अपनी नीति क्या मानते थे, उसको भी याद रखना है। वो वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अंग्रेज अपने आप को व्हाइट्स कहते थे, एलिट क्लास का मानते थे, और कहते थे कि इस दुनिया में जितने भी ब्लैक्स हैं उनको सुधारना, उनको ठीक करना, उनको सभ्य बनाना यह व्हाइट्स का दायित्व है। इतने श्रेष्ठ मानते थे अपने आप को। भारतीय ब्लैक्स हैं उनके सामने, ठीक है, और इधर के जो भी आसपास के देश हैं वो सब ब्लैक्स हैं। तो मानते थे कि हम व्हाइट्स हैं, और ब्लैक्स को आचार सिखाना, व्यवहार सिखाना, शिष्टाचार सिखाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है। अब तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात भी लिख लीजिए। देखिए, समाज कल्याण करना, तीसरी बात, समाज कल्याण करना। ठीक है, नंबर 4, सत्य को अपनाना और असत्य को त्यागना। सत्य को अपनाना और असत्य को त्यागना। 5वां, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। इसको डबल टिक करके रखेंगे, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, अब अगला जो सिद्धांत है वो काफी कमाल का है। आर्य समाज ने कहा कि हम अवतारवाद को नहीं मानते और तीर्थ यात्रा को भी हम नहीं मानते। लिख दीजिए, अवतारवाद एवं तीर्थ यात्रा का खंडन। अवतारवाद एवं तीर्थ यात्रा का खंडन, खंडन। ठीक है, लास्ट पॉइंट, कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास। कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास।
अब आपको मैं यहाँ एक दो तथ्य वैसे मौखिक रूप से बता देता हूं, याद रख लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो आर्य समाज की स्थापना हुई वो इसी उद्देश्य से हुई थी कि जो ऋग्वैदिक काल की जो प्राचीन वेदों की धाराएं हैं, जो वेदों की ऋचाएं हैं, उनमें जो बातें लिखी गई हैं, जो वेदों के सिद्धांत हैं नैतिक, उनको वापस से पुनर्जीवित करना। कैसे? तो आप सभी जानते हैं कि हमने बहुत पहले प्राचीन भारत में इस तथ्य को पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में कोई जाति नहीं थी। एक व्यक्ति की जाति तब तय होती थी जब वह उस व्यवसाय को चुनता था, और समाज को मुख्यतः चार पांच प्रकार के व्यवसाय में बांट कर रखा गया था, और व्यवसाय के आधार पर ही जाति का चयन होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति पारंपरिक हो गई, क्योंकि संसाधनों पर राजाओं का और ब्राह्मणों का अधिकार हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास अधिक संसाधन रहेगा वो अपनी जाति कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। कालांतर में जब दयानंद सरस्वती को इस बात का ज्ञान हुआ होगा, उन्होंने अध्ययन किया होगा, उन्होंने पाया ये तो बड़ी खराब प्रथा चल पड़ी। उन्होंने इसका खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और उन्होंने पहली बार महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनाया, जिसको जनेऊ कहते हैं, जो आज धारण करते हैं, पहली बार पहनाया, और सभी वर्णों को एक समान मान लिया। और उसके बाद उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, अर्थात जो व्यक्ति कन्वर्टेड होकर मुस्लिम बन गए अथवा सिख धर्म या ईसाई धर्म या पारसी बन गए, वो वापस से हिंदू धारा में आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ नियम बनाए, शुद्धि करवा कर आप अपने मूल धर्म में वापसी कर सकते हैं। ये सिद्धांत उन्होंने लागू किए। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद गो रक्षा का सिद्धांत लाया। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है। और आज भी देखिएगा जो आर्य समाज के धारक हैं, जो उसके मेंबर्स हैं या जिन्होंने भी उस धर्म का वो लिया है, आप देखेंगे वो गौ हत्या नहीं करते, गायों का प्रतिपालन करते हैं और कभी भी हत्या नहीं करते। यदि उन्हें पता चल जाता है कि कहीं पर गौ हत्या होने वाली है, उस गाय को छुरा भी लाते हैं। आज भी ऐसा होता है। तो शुद्धि आंदोलन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, उनको किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गए हों, तो वहां से उठाकर फिर से क्या बनाना, हिंदू बनाना है। ठीक है, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए, स्वराज्य को कांग्रेस के मंच से स्वराज्य को कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज्य को कांग्रेस के मंच से सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने उठाया। दादा भाई नौरोजी ने उठाया, जबकि स्वराज्य का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। स्वराज्य का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। बाल गंगाधर तिलक ने दिया। ठीक है, आप सभी को याद होगा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लिख भी चुके हैं पहले भी कई बार। आर्य समाज ने काफी कार्य किया, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत की प्रथा, विधवा विवाह, सबको ठीक करने का काम किया। इनके प्रयास ऐसे रहे जिसने राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने की कोशिश की। बाद में लोग एक मंच पर आने लगे थे। समाज के हर एक वर्ण को ऐसा लगने लगा था कि हमारे साथ ये न्याय कर सकते हैं, और इन्होंने करने का प्रयास भी किया। और इसीलिए आर्य समाज की काफी सराहना भी की जाती है। ये तथ्य आपने लिख लिया कि स्वराज्य की आवाज सबसे पहले नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से उठाया था, लेकिन स्वराज्य का नारा देने वाले पहले व्यक्ति थे तिलक। ठीक है, और आर्य समाज भी स्वराज्य की वकालत करता था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि कालांतर में कालांतर में लाला लाजपत राय कालांतर में लाला लाजपत राय और लाला हंसराज के नेतृत्व में कालांतर में लाजपत राय और लाला हंसराज के नेतृत्व में नेतृत्व में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। स्थापना की गई।
जिसे वर्तमान में डीएवी कॉलेज के नाम से जानते हैं। जिसे वर्तमान में डीएवी कॉलेज के नाम से जानते हैं। डीएवी कॉलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए अन्य बातें, इसमें हेडिंग बना दीजिए अन्य बातें। फर्स्ट पॉइंट अन्य बातों में देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था, जिनका मूल नाम जिनका मूल नाम मूल शंकर था। जिनका मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, नीचे लिखिए गुरु स्वामी विरजानंद। गुरु स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, कोई भी जब संस्था बनती है, जैसे आर्य समाज बनी, तो आगे चलकर आर्य समाज में भी क्या हुआ, इंग्लिश कहीं ना कहीं एंट्री कर गया, एंग्लो वैदिक हो गया, जो आपने अभी देखा। उस टाइम में वैलेंटाइन सिरोल का, ठीक है, एक कथन है, इंडियन अर्नेस्ट में उन्होंने लिखा है कि आर्य समाज क्या है, भारतीय अशांति का जनक है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी इस तरह की संस्था बने जो इस देश में फिर से पुराने राष्ट्रवाद को जीवित कर दे, वो कभी नहीं चाहते थे। और कोई भी आज भी देखिएगा देश में जो वामपंथी हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि दक्षिणपंथी सक्रिय हो जाए। दक्षिणपंथी समझते होंगे आप लोग, जो प्राचीन भारतीय दर्शन और वैदिक प्रक्रियाओं की वकालत करता है, जो कहता है कि आर्य समाज के सिद्धांत सत्य थे, वेद सत्य था, वो बढ़िया था, पाश्चात्य ठीक नहीं है, इसकी बात करते हैं। तो आज भी दक्षिणपंथी और वामपंथी में काफी टक्कर होती है इस बिंदु को लेकर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उस समय में भी ये बात कही गई थी कि आर्य समाज क्या है, अशांति का जनक है। इस पॉइंट को नोट में लिख दीजिए आप। ठीक है, नोट में लिख दीजिए अन्य बातों में। देखिए, इंडियन अर्नेस्ट में बुक का नाम है, इंडियन अर्नेस्ट में अर्नेस्ट में वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने, इंडियन अर्नेस्ट में वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है, कहा है कि आर्य समाज भारतीय अशांति का जन्मदाता है। आर्य समाज भारतीय अशांति का जन्मदाता है। भारतीय अशांति का जन्मदाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, आर्य समाज का प्रचार, आर्य समाज का प्रचार
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। 1883 में जहर दिए जाने से 1883 में जहर दिए जाने से स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। आप में से कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे कि भारतीय असंतोष का पिता किसे कहा जाता है और किसने कहा? कौन बताएंगे? वो सरस्वती को क्या कहा था? कॉपी देखिए एक बार। और यहां क्या लिखा है? पिता लिखा है, शब्द में थोड़ा फर्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय असंतोष का जनक कहा गया आर्य समाज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज को। वो एक सोसाइटी है। और भारतीय असंतोष का पिता किसे कहा जाएगा? उसे अशांति का कहा गया था, ध्यान रखिएगा। अभी एक बार देख लीजिए, 1 मिनट आ दीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आर्य समाज में अशांति लिखवाए है कि नहीं। एक बार देख लीजिए। भारतीय अशांति का होगा, असंतोष का नहीं। शब्द अलग अलग हैं। अशांति का जनक पूछेगा तो आर्य समाज होगा। ये कई बार टकरा जाता है परीक्षा में। और भारतीय असंतोष का पिता, अब कौन बताएंगे? वो जवाब दे रहे थे। बाल गंगाधर तिलक। और किसी का जवाब? या इसे सही मान लिया जाए? एकदम सही उत्तर है। तिलक को, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने ही भारतीय असंतोष का पिता कहा था। कॉपी के सबसे टॉप पर जाकर लिख दीजिए, एक साथ मत लिखिए, वो बराबर ही लगने लगेगा। सबसे ऊपर लिख दीजिए, वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता कहा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता कहा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए, आर्य समाज ने, आर्य समाज ने बाल विवाह, बाल विवाह, जाति प्रथा, जाति प्रथा, कौमा, बहु विवाह प्रथा, बहु विवाह प्रथा इत्यादि को सुधारा, इत्यादि को सुधारा एवं एवं महिला और पुरुष को समान अधिकार दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। महिला और पुरुष को बराबर अधिकार दिया। कहा जाए, सुनील जी कुछ पूछना चाहते हैं? आर्य समाज ने बाल विवाह, ठीक है, ये लिख लिया है आपने।
दूसरा लाइन था कि महिला और पुरुष को काफी पीछे तक छूट गया है क्या? एक काम कीजिए, वहां के बाद 5 लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए कम से कम, ठीक है? 5 लाइन्स वीडियो से नोट कर लीजिएगा, काफी छूट गया है। उसके बाद हम अन्य बातों में चले आए थे, 4-5 बातें लिखा चुके हैं। आगे चलेंगे। आपने 2 चीजें अभी लिख ली। एक बात और ध्यान रखना है कि अद्वैतवाद का साफ विरोध कर दिया। अद्वैतवाद पढ़ाए थे एक समय में। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि ईश्वर एक है, ठीक है, और हम सभी मिलाकर क्या हैं, एक यूनिट हैं। लेकिन द्वैतवाद कहता है कि प्रकृति और ब्रह्म 2 चीजों से दुनिया बनी है। तो आर्य समाज ने द्वैतवाद को माना और अद्वैतवाद का साफ खंडन कर दिया था। और जो पहले कहा जाता था वेदों में कि ईश्वर और मनुष्य के बीच की कड़ी क्या है, ब्राह्मण और पुरोहित है, इस बात का साफ खंडन कर दिया उसने, ठीक है, और कहा यह असत्य है। आप इसको भी लिख लीजिए। लिखिए, आर्य समाज ने अद्वैतवाद का विरोध किया। अद्वैतवाद का विरोध किया एवं एवं ब्राह्मण और पुरोहितवाद का भी विरोध किया। ब्राह्मण और पुरोहितवाद का भी विरोध किया, ठीक है। एक तथ्य को ध्यान में रखेंगे, जो शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को ग्रहण कर लिया है, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया जा सकता था। इस बात से देश में सांप्रदायिक विरोध बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम बन गया है, उसको यदि आप दोबारा हिंदू बनने के लिए कहिएगा तो क्या होगा, विरोध ही करेगा, ठीक है। आज भी वो विरोध जारी है देश में। देखिएगा कि कई बार ऐसे भड़काऊ बयान आ जाते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, तो जिस भी धर्म के विरुद्ध आक्षेप किया जाता है वो विरोध करता है। तो इसको मौखिक रूप से याद रख लेंगे कि शुद्धि आंदोलन ने संप्रदायवाद के भावना को बढ़ा दिया था। इसको याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा के विकास में हिंदी भाषा के विकास में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इसको याद रखिएगा। स्वामी जी कहा करते थे, दयानंद सरस्वती, इस देश में अज्ञानता बहुत अंदर तक प्रवेश कर चुकी है, और जब तब तक इस देश का विकास नहीं होगा जब तक अज्ञानता को दूर नहीं कर लेते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी यह बात सत्य प्रतीत होती है। आज भी अज्ञानता देश में काफी अधिक भरी हुई है, ठीक है। यही कारण है कि हम आज भी सिरिंज बनाने में सीमित रह गए, और हमारे आसपास के मजबूत राष्ट्रों ने क्या किया, हवाई जहाज बना लिया। भारत में आज भी विनिर्माण का क्षेत्र क्या है, बहुत पीछे है। और यही कारण है कि कई बार हम वैश्विक शक्तियों की बातों को मानने के लिए विवश होते हैं आज भी। अन्य बिंदुओं को देखा जाए तो संप्रदायवाद भारत में आज भी है, भाषा का विरोध और भाषावाद आज भी है, क्षेत्रवाद आज भी मौजूद है, स्त्रियों की दशा आज भी पुरुषों से क्या है, कमतर है। इतना प्रयास करने के बावजूद आज भी बराबरी नहीं हो पाई है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी देश को काम करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। सरकार अपने हिसाब से बहुत प्रयास करती है, लेकिन उसका मात्र 18 से 20% प्रयास ही देश के अंतिम छोर तक जा पाता है आज भी। इसको ध्यान में रखिएगा। हेडिंग में लिखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला टॉपिक, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब ये क्या है, इसकी स्थापना किसने की, क्यों की? तो ये भी इसी तरह की एक सोसाइटी थी, लेकिन विचार क्या थे, थोड़े बहुत डिफरेंट थे। लिख दीजिए संस्थापक, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दीजिए संस्थापक मैडम HP ब्लावट्स्की।
मैडम HP ब्लावट्स्की सा होगा, ठीक है, ब्लावट्स्की एवं उसी में कर देंगे एवं कर्नल HS अल्कॉट, कर्नल HS अल्कॉट HS अल्कॉट ब्रैकेट में 1875 ईस्वी अमेरिका के न्यूयॉर्क में, 1875 ईस्वी अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। इसकी स्थापना 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। ब्लावट्स्की ने और अल्कॉट ने मिलकर किया था, इतना याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत में इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में अड्यार महाराष्ट्र, अड्यार ये मद्रास, मद्रास लिखना है, अड्यार मद्रास में की गई। दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। 1875 में किसने किया? ब्लावट्स्की और अल्कॉट ने किया। कहां किया? तो अमेरिका की न्यूयॉर्क में किया, इसको ध्यान रखिएगा। और 1882 में भारत में मद्रास के अड्यार में इसकी स्थापना की गई थी, उसी का ब्रांच लाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट का नाम आप सभी ने सुना होगा, और कालांतर में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी, और यहां से इसका काफी उत्थान माना जाता है। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, एक आयरिश महिला, आयरिश मतलब आयरलैंड की महिला, एक आयरिश महिला एनी बेसेंट, एक आयरिश महिला एनी बेसेंट 1889 में, 1889 में थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। ठीक है, सदस्य बनी एवं शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने भी गई थी। एवं शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने भी गई थी। ये वही सम्मेलन है जहां से कौन प्रसिद्ध हो गए थे? स्वामी विवेकानंद। अपने भाषण का लोहा मनवा दिया था, उसको हम आगे देखेंगे। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गई थी और 1893 में भारत लौट आई। ठीक है, 1893 में भारत लौट आई। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, कर्नल अल्कॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इस संस्था की अध्यक्ष बनी। कर्नल एल्कॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इस संस्था की अध्यक्ष बनी, इस संस्था की अध्यक्ष बनी। एक तरह से आप वास्तविक संस्थापक भी मान सकते हैं एनी बेसेंट को, क्योंकि इसने काफी प्रचार प्रसार किया है इसका। ठीक है, हेडिंग में लिख दीजिए,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की विशेषताएं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की विशेषताएं। विशेषताएं। अब सबसे पहली बात इसमें क्या रही, तो ईश्वर को अंतर्ज्ञान से और हर्षोन्माद से प्राप्त करने का प्रयास किया गया। दो शब्द अति महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखिएगा इसे। इसमें कहा गया कि हर्षोन्माद का अर्थ क्या होता है, प्रसन्नता के साथ उन्माद होना, ठीक है। और साथ ही जो अंतर्ज्ञान होता है, तर्क शक्ति। गीता को जब आप पढ़ेंगे तो गीता तो साफ कहती है कि ईश्वर को तर्क के माध्यम से प्राप्त कर ही नहीं सकते, असीम है, मनुष्य के मस्तिष्क की सीमा नहीं है। कृष्ण कहते हैं वह ईश्वर को इतनी सहजता से जान ले, इसलिए उसमें 3 मार्ग बताए गए हैं, ठीक है। भक्ति योग है, कर्म योग है, इस सबको देखिएगा। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है कि हर्षोन्माद के साथ और तर्क शक्ति के साथ, अंतर्ज्ञान के साथ ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिख दीजिए। हाँ विष्णु जी कहिए। बिल्कुल। हाँ ज्ञान, बिल्कुल। 3 मार्ग बताए गए थे, वो बिल्कुल ही अलग बात करता है गीता। लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर तर्क से प्राप्त करने की बात कही जा रही है। दोनों के अपने अपने मायने हैं। इसको लिख दीजिए, ईश्वर को हर्ष उन्माद और अंतर्ज्ञान से प्राप्त करना। ईश्वर को हर्ष उन्माद और आंतरिक ज्ञान से प्राप्त करना। आंतरिक ज्ञान से प्राप्त करना, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। अब आगे ध्यातव्य है कि सांख्य योग, सांख्य योग किसने दिया था, सांख्य दर्शन किसने दिया था, कपिल मुनि, वेरी गुड। सांख्य योग और उपनिषदों के जो दर्शन हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी उससे भी क्या है, प्रभावित है। लिख दीजिए, सांख्य योग और उपनिषदों के दर्शन से प्रभावित थे। प्रभावित थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बाल विवाह, बाल विवाह, छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की वकालत की। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की वकालत की। वकालत की। लास्ट पॉइंट, हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन का हिस्सा था। हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन का हिस्सा था। यानी ये भी वही बात करता था जो आर्य समाज कहता था कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसको पुनर्जीवित करना है, इसी की बात करता था। पुनः उत्थानवादी।
इसी से बना है पुनरुत्थानवादी, विसर्ग संधि है। देखिए अन्य बातें, अन्य बातें देखिए 1898 में, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो आगे चलकर बीएचयू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब अन्य बातें हैं। अब दो तीन बातें लिखाकर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए एनी बेसेंट का जन्म 1847 में लंदन में हुआ। एनी बेसेंट का जन्म 1847 में लंदन में हुआ, जो एक आयरिश महिला थी। जो एक आयरिश महिला थी। आयरिश महिला थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वशासन की मांग को लेकर, स्वशासन की मांग को लेकर, स्वशासन की मांग को लेकर 1916 में, स्वशासन की मांग को लेकर 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया। होम रूल आंदोलन शुरू किया। होम रूल आंदोलन शुरू किया एवं न्यू इंडिया, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए। समाचार पत्र प्रकाशित किए। समाचार पत्र प्रकाशित किए। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट को 5 बार टिक लगा दीजिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे पूछा तो ये सब भी काफी अधिक बार है, लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, महिलाओं के क्षेत्र में उत्थान से जुड़ा हुआ है, जो लिखवा देते हैं। देखिए 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, पूछता है कई बार, तो पूछेगा तो एनी बेसेंट आंसर होगा उसका। अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट पॉइंट, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक है।
1919 के अधिनियम का समर्थन किया? ये सब एकदम बहुत पूछी जाने वाली बातें हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। 1919 में 1919 के अधिनियम का समर्थन किया, जिसे क्या कहते हैं? कौन सा अधिनियम कहते हैं? कौन सा सुधार कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। और 1909 वाले को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इस सबको याद रख लीजिए, संविधान में एक एक बात पढ़ा देंगे शुरू से, बता देंगे फिर, ठीक है। समर्थन किया। लास्ट पॉइंट, 1933 में उनका देहांत हो गया। 1933 में उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत अमेरिका से हुई, जो बाद में भारत आया, ब्लावर्ट्स्की और कर्नल किसके सहयोग से? कौन बताएंगे? थियोसोफिकल किसने बनाया था? जल्दी, ठीक है, अल्कॉट के सहयोग से। तो ध्यान रखिएगा, ब्लावर्ट्स्की और अल्कॉट ने वहां स्थापित किया। बाद में उसकी स्थापना भारत में हुई। अल्कॉट के मृत्यु के बाद एनी बेसेंट ने उसका जिम्मा संभाला, और उसके बाद बीएचयू की स्थापना हो, चाहे विभिन्न आंदोलन में भागीदारी हो, हिंदुत्व धर्म के पुनरुत्थान की बात हो, समाज सुधार की बात हो, अथवा आप देख पाएंगे कि 1990 के सुधार का समर्थन हो, अथवा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने की बात हो, अथवा होम रूल की बात हो, इन सभी पक्षों में हम एनी बेसेंट को याद रखते हैं, ठीक है। इसकी अपनी अलग महत्ता है। और एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ एक आध क्वेश्चन लगभग हर एक परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो आप एक बार अपने स्तर से भी रिवाइज कर लेंगे। और आज पढ़ने के मूड में हैं, थोड़ा और क्लास को आगे खींच देंगे। आज कितने लोग पढ़ने के मूड में हैं, वो हाथ खड़े कर दें। आज थोड़ा और काम किया जाना चाहिए। चलिए, हेडिंग में लिख दीजिए रामकृष्ण मिशन। इसको आज समाप्त कर लेते हैं। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। मैं आप सभी को बता दूं कि रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम पर आगे चलकर विवेकानंद ने इस मिशन की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा, देश में एक ऐसा काल चल रहा था जिस काल में धर्म सुधार की बात जोरों से हो रही थी, क्योंकि सबसे जो खराब स्थिति में था वो क्या था? धर्म ही चला गया था, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन पाश्चात्य और प्राच्य दोनों के सम्मिश्रण से नव धर्म स्थापना की बात करता है। और इसी कड़ी में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में विवेकानंद ने अपने ज्ञान का लोहा मनवा दिया था, और उसके बाद से उन्हें इस दिशा में अग्रसर होने के लिए क्या मिला? काफी सपोर्ट मिला। देश के लोग उन्हें काफी फॉलो करने लगे थे, और विवेकानंद के ज्ञान से प्रभावित भी हुए। उनके लिखे हुए सप्त साहित्य को आज भी मुख्य ग्रंथ के रूप में देखा जाता है, जो आज के वर्तमान स्थिति में धर्म को परिभाषित करने की शक्ति भी रखता है। इस सब कारणों से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। लिख दीजिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। देखिए, नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि, नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि, कौमा, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक, नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि, कौमा, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक, प्रतिपादक, प्रतिपादक तथा तथा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक के रूप में, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक के रूप में
रूप में प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद का जन्म स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। कलकत्ता लिखेंगे उस समय, कलकत्ता में हुआ था। क्या मनाते हैं? युवा दिवस। ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए कहीं पर युवा दिवस, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 1 मई 1897 को 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। क्या पढ़ा है? वही है, नरेंद्र दत्त ही कहे, नरेंद्र नाथ दत्त कहिए, नरेंद्र दत्त कहिए, वही है। ठीक है, शॉर्ट में नरेंद्र दत्त याद रख लीजिए, नरेंद्र दत्त था। ठीक है, नरेंद्र को कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए खेतरी के महाराज ने इन्हें विवेकानंद का नाम दिया था। इन्हें विवेकानंद का नाम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, 93 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और कालांतर में अमेरिका में वेदांत समाज की स्थापना की। कालांतर में अमेरिका में वेदांत समाज की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए 1897 में बंगाल के मुर्शिदाबाद में अकाल पड़ने के कारण त्रस्त जनता की इन्होंने काफी सेवा की। ठीक है, इसके बाद एक नोट लिख दीजिए, नोट लिखिए
एक मिनट रुक जाइए। एक बार दोबारा से बताइए। इनके गुरुजी का नाम पूछा जाएगा, रामकृष्ण परमहंस लिख देंगे, चर्चा तो हमने कर ही ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण के शिष्य थे, अभी चर्चा की कड़ी में हमने बताया भी है आपको। ठीक है, सबसे लास्ट में लिखवा देंगे ऊपर। विवेकानंद को मुख्य रूप से याद रखिए इसमें। रामकृष्ण तो खैर एक विचारधारा के समर्थक थे, आंग्ल प्लस पाश्चात्य के, लेकिन उस विचारधारा को मूल रूप देने में विवेकानंद का मुख्य योगदान रहा है, शीर्ष पर लेकर चले गए थे। इसलिए विवेकानंद को केंद्र में रखकर ही रामकृष्ण मिशन का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे चलेंगे, नोट में लिख दीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। आध्यात्मिक पिता कहा है। आध्यात्मिक पिता कहा है, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है, कॉपी के सबसे टॉप पर लिख दीजिए, सबसे ऊपर। देखिए, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस जबकि गुरु माता शारदा थी। जबकि गुरु माता शारदा थी। कभी कभी परीक्षा में शारदा मणि भी लिखा होता है, तो वो भी ठीक है, शारदा थी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, स्वामी विवेकानंद 1899 में दूसरी बार अमेरिका गए। 1899 में दूसरी बार अमेरिका गए। अमेरिका गए 1899, 1900 -1, दूसरी बार अमेरिका गए एवं एवं न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में वेदांत समाज की स्थापना की। ठीक है, वेदांत समाज की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, 4 जुलाई 1902 को 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई।
इनकी मृत्यु हो गई। अब हेडिंग बना के लिख दीजिए, स्वामी विवेकानंद का योगदान। स्वामी विवेकानंद का योगदान। पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, नव हिंदूवाद की अवधारणा का विकास। ये क्या होता है? इस नव हिंदूवाद का अर्थ है पश्चिम का भौतिकवाद। ध्यान रखिएगा, पश्चिम का भौतिकवाद प्लस पूर्व का आध्यात्मवाद, दोनों का मिश्रण। जब भी मैं पूर्व कहता हूं तो मैं भारत की बात करता हूं, भारतीय उपखंड की बात करता हूं, और जब पश्चिम कहता हूं तो ब्रिटेन और आसपास के उपखंडों की बात करता हूं। पश्चिम का भौतिकवाद प्लस पूर्व का अध्यात्मवाद, दोनों का मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नव वेदांतवाद को जन्म दिया। नव वेदांतवाद को जन्म दिया। जन्म दिया। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो संसार के हर एक मनुष्य में ईश्वर को देखना चाहिए। ये इसका अर्थ होता है। इसको आप मौखिक रूप से याद रख लेंगे। इसके लिए एक छोटा सा शब्द है, नव वेदांतवाद। नंबर 3 देखिए, धार्मिक समन्वय की बात कही। धार्मिक समन्वय की बात कही। बात कही। नेक्स्ट पॉइंट, मूर्ति पूजा का समर्थन किया। ठीक है, छुआछूत का विरोध किया। छुआछूत का विरोध किया और मुझे मत छुओ के सिद्धांत की घोर निंदा की। मुझे मत छुओ के सिद्धांत की घोर निंदा की। घोर निंदा की। कॉपी के सबसे टॉप पर लिख दीजिए, सबसे ऊपर। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, स्वामी विवेकानंद ने लिखा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए, कर्मयोग और ज्ञान योग के लेखक, कर्मयोग और ज्ञान योग के लेखक लेखक कौमा प्रबुद्ध भारत, ब्रैकेट में अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत, अंग्रेजी में, और उद्बोधन, उद्बोधन बंगाली में, की रचना विवेकानंद ने की। उद्बोधन की रचना विवेकानंद ने की। प्रबुद्ध भारत भी और उद्बोधन भी, दोनों, एक अंग्रेजी में है, एक बांग्ला में है। ठीक है। कभी पूछे कि इन्हें पहचान कहां से मिली, तो इन्हें विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो से पहचान मिली। पहली बार इनके वेशभूषा को देखकर इन पर काफी लोग हंस रहे थे, सन्यासी के वेशभूषा में थे, जबकि वहां लोग कोट पैंट पहनकर आए हुए थे। इन्होंने एक ऐसे ही भगवा लपेटा हुआ था, तो लोग काफी हंस रहे थे। कहा गया कि ये क्या भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इन्हें शून्य पर बोलने के लिए कहा गया। लोगों को इनसे बोलने की कोई अपेक्षा नहीं थी। वहां जो धर्मगुरु आए थे उनको लगता था कि ऐसे घूमते हुए कहीं से चला आया है। जब इन्होंने शुरू में कुछ देर बोला तो इन्हें और अधिक बोलने का मौका दिया गया, और इन्होंने शून्य पर ही इतनी चर्चा की कि 7 दिन का सेशन था इनका, शून्य पर ही बोलते रह गए और अपने ज्ञान का लोहा मनवा दिया था। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या कर दी शून्य से। विवेकानंद को इसीलिए हम याद रखते हैं। और विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो तब तक ईश्वर को नहीं मानते थे जब तक साबित न कर लिया हो। और कहा जाता है कि इन्हें कालांतर में रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से काली के दर्शन हुए थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। लिखिए महत्वपूर्ण बातें हेडिंग में, महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें। लिखिए बहुविवाह के लेखक, एक पुस्तक है बहुविवाह, बहुविवाह के लेखक और बांग्ला व्याकरण लिखने वाले बहुविवाह के लेखक और बांग्ला व्याकरण लिखने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बैथुन स्कूल के सचिव थे। बैथुन स्कूल के सचिव थे। बता दिया था कि बैथुन स्कूल की स्थापना बंगाल में की गई थी। बैथुन स्कूल के सचिव थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजसमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना, राजसमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना स्थापना वीरेशलिंगम पंतलू, वीरेशलिंगम पंतलू ने 1878 में किया था। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। राजसमुंद्री तंबाकू अनुसंधान केंद्र ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, यहीं पर है भारत का। 1878 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट
लिखिए धर्म सभा की स्थापना, धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने, धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने 1830 में किया। अठारह सौ तीस में किया। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा संभाल के कहीं लिखिएगा, इसे आप बूस्टर फैक्ट का भी हिस्सा मान सकते हैं। एक तथ्य लिखिए, लिखिए सत्य शोधक समाज किसने स्थापना की? ज्योतिबा फुले। देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले ने 1873 में की। 1873 में की एवं गुलामगिरी पत्रिका का संपादन किया, एवं गुलामगिरी पत्रिका का संपादन किया। गुलामगिरी पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट पॉइंट, बहुजन समाज के संस्थापक, बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। मुकुंदराव पाटिल थे। मुकुंदराव पाटिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, नवबोधवाद, नवबोधवाद के प्रतिपादक अंबेडकर थे। नवबोधवाद के प्रतिपादक अंबेडकर थे, जिन्होंने जिन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की नींव रखी थी। इसमें मिशन लगा दीजिएगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन की नींव रखी थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन की नींव रखी थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन की नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया। गांधी जी ने, इसको डबल टिक कर लीजिए, बहुत पूछा हुआ है। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया। हरिजन पत्रिका का संपादन किया और 1932 में 1932 में हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की नींव रखी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की नींव रखी।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाली पद्धति का संबंध हाली पद्धति का संबंध संबंध बंधुआ मजदूरी से है, बंधुआ मजदूरी से है एवं इस पद्धति के तहत गुजरात के पोरबंदर में गुजरात के पोरबंदर में पोरबंदर में कपिलराज जनजाति के लोगों ने शोषण का विरोध किया था। कपिलराज जनजाति के लोगों ने शोषण का विरोध किया था। विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रवर्तक रामासामी नायकर रामासामी नायकर थे, जिसकी शुरुआत 1925 में तमिलनाडु से हुई। जिसकी शुरुआत 1925 में तमिलनाडु से हुई। तमिलनाडु से हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नारायण गुरु ने एक भाषा एक जाति और एक धर्म का आंदोलन चलाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए, नाडार और मरवा समुदाय ने नाडार एवं मरवा समुदाय ने 1899 में 1899 में तिरुनावल्ली में दंगा किया था। तिरुनावल्ली में दंगा किया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किस व्यक्ति ने, ऐसा कौन सा अंग्रेज ऑफिसर था जिसने गुलामी की प्रथा या दास प्रथा को समाप्त किया था? कौन था? लिखवा दिए हैं, एलन बरो। एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 टिक लगा के लिख दीजिए। लिखिए, 1843 में एक्ट 5
एक्ट कभी नहीं भूलिएगा। एक्ट 5 के तहत, एक्ट 5 पूछा हुआ है 1843 में। एक्ट 5 के तहत गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ब्रैकेट में एलन बरो, गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों से पढ़ाए हैं। यंग बंगाल आंदोलन को किसने शुरू किया था? कौन बताएंगे? ये लिखवा दिए हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो, जो हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक भी थे, कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा पूछा जाता है, लिख दीजिए। लिखिए, हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक, हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन को शुरू किया। दो तीन टिक लगा लीजिए, इस पर पूछा जाएगा। और बंगाल के शुरुआत में ही ये सभी तथ्य आप तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु पूछ लेते हैं। किस व्यक्ति को लोकहितवादी कहा जाता है? कौन बताएंगे? लोकहितवादी, लिख दीजिए। जैसे कई उपनाम है इतिहास में, जैसे देखिएगा, किसी को सीमांत गांधी कहते हैं, किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। लोकहितवादी कहा जाता है किसको? कौन बताएंगे? देखिए, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी कहा जाता है। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, 1931 में कलप्पन, कहीं कहीं पर केलप्पन भी, उन्नीस सौ इकतीस में केलप्पन के नेतृत्व में केरल में मंदिर सत्याग्रह हुआ था। केरल में मंदिर सत्याग्रह हुआ था, मंदिर सत्याग्रह। ठीक है, चैप्टर का नाम देके छोड़ दीजिए, मुस्लिम, पारसी और सिख धर्म। मुस्लिम, पारसी और सिख धर्म, यह लास्ट खंड है इसका। जब हम मुस्लिम, पारसी और सिख को पढ़ लेंगे, उसके बाद एक क्लास में 57 की क्रांति, 1857 का रिवॉल्ट, और अगले क्लास में कांग्रेस की स्थापना, ये दो इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हैं। इसको देखने का कार्य करेंगे। और उसके बाद उदारवादी, उग्रवादी इत्यादि दलों को भी देखेंगे, और गांधी का आगमन हो जाएगा। और 1915 में जब 16 में जब गांधी लौट कर आए थे, उसके बाद से 1917 से लेकर 47 तक का जो इतिहास है वो गांधी का इतिहास है। 1885 से लेकर 1905 तक क्या है? उदारवादियों का इतिहास है। 1905 से 1917 तक क्या है? उग्रवादियों का इतिहास है। लेकिन दोनों जब सफल नहीं हुए, तब गांधी ने कमान संभाला। तो 57 के बाद सीधे हम कांग्रेस को देखेंगे, और फिर आधुनिक भारत में 1900 ईस्वी के बाद का जो खंड है 1947 तक, उसे देखने का प्रयास करेंगे। हम इतिहास के अंतिम दौर में हैं, और हिस्ट्री जब समाप्त हो जाएगा, तब ज्योग्राफी या पॉलिटी में से किसी एक पोर्शन को हम शुरू करने का कार्य करेंगे।
यदि हमने राज व्यवस्था शुरू किया तो साथ में भौतिकी भी चलेगी साइंस में, इसको भी ध्यान रखना है। गणित पैरेलल में चल रहा है, एक क्लास के बाद अगली क्लास गणित को देंगे, नंबर सिस्टम में देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुंचे थे और उस पर भी कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। कल संध्या फिर से 7:45 के आसपास क्लास का लिंक आ जाएगा और क्लास को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद।